sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 44 नंबर क्वेश्चन वो बाकी है, मतलब वहां से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंफॉर्मेशन दी थी 44 क्वेश्चन के अंदर, वो था I इज इक्वल टू mr²। इसमें लिखा था यूनिट kg मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशनल फार्मूला m1L2T0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन choice of rotational axis and distribution of mass according to rotational axis, size, shape, सभी चीजें लिख के दी है। ओके, एक चीज और भी बताए कि जो पोर्शन लीनियर मोशन के अंदर मास का होता है, वही पोर्शन या वही पार्ट एंगुलर या रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। वो कैसे पता चला? तो जैसे हमने लिखा था कि मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। Similarly, in rotation motion, L is equal to I omega. Is a linear momentum या angular momentum? Linear velocity, angular velocity. तो इसका मतलब जो पार्ट मास का होता है वही पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होगा। उसके बाद हमने इसको डेरिवेट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dl अपॉन dt is equal to I d omega upon dt. So dl upon dt मतलब rate of change of angular momentum is called torque। वो पहले आगे फॉर्मूला आई थी, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। So dl by dt is equal to torque and that's I d omega upon dt, it's called alpha. So torque is equal to I alpha के equivalent formula in linear motion, so F equal to ma। तो ये दोनों की कंपैरिजन और ये दोनों की कंपैरिजन से पता चलेगा कि जो पार्ट लीनियर मोशन में मास का होता है वही पार्ट एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रहेगा। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, डिफरेंट रोटेशनल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होगा वो उन लोगों ने एक्सप्लेन किया। लेकिन एक चीज और भी बताई थी कि दर्पण के अंदर जो आपको पेज दिया है 4447 वहां आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए और डिफरेंट एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला लिख के दिए वो याद रखनी है। उन लोगों ने क्या किया कि एग्जाम्पल्स के लिए आपको एक्सप्लेन करके दिया। वो 45 प्रिपेयर नहीं करेंगे, 45 में कुछ है ही नहीं। 45 में उसने क्या लिखा कि सपोज आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो 1/2 mv², बट v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। सो 1/2 m r ओमेगा मतलब r² ओमेगा स्क्वायर, and therefore 1/2 mr² into omega square, and that is equal to 1/2 I omega square। तो ये लीनियर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी है और ये रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी है। K is equal to 1/2 I omega square, ऐसी फॉर्मूला होती है। सिंपल हो गई ना, ये m की जगह आप I लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे। क्लियर? तो ये सिर्फ 45 में सिर्फ फॉर्मूला दिए, वो पूरा मतलब क्वेश्चन लिख के प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मतलब होमवर्क में प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि इज इक्वल टू 1/2 mv²। नाउ सब्स्टिट्यूट का v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो नाउ 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर, बट mr² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सो नाउ k इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर is a kinetic energy in rotational motion और ये kinetic energy in linear motion। लेकिन उसके बाद 46, मतलब आज हम होमवर्क स्टार्ट करेंगे 46 से लिखेंगे। सो लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन एंड massless rod about an axis passing through its center of mass of a rod and the pair of mass फिर से पढ़िए। Find the moment of inertia of thin and massless rod about an axis passing through its center of mass of rod in the pair of the masses it's suspended under both the end of the rod। Okay, अब एक सिंपल चीज बता रहे हैं।
जो डायग्राम उन लोगों ने ड्रॉ करके दिया, ये इसके रोटेशनल एक्सिस, यहां लिखा उसने m/2 और यहां लिखा m/2। रॉड की मास नहीं, लेकिन दोनों साइड जो हमने मास लिखा है, अ सिस्टम ऑफ लाइट रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल l with a pair of the small masses is shown in figure, the total mass is capital M। मतलब दोनों साइड सस्पेंड जो रखा हुआ टोटल मास कैपिटल है, मतलब यहाँ m/2 होगा, यहाँ m/2। ओके, और रॉड की जो टोटल लेंथ है वो स्मॉल l है, तो इसका मतलब ये हुआ l/2 और ये भी हुआ l/2 दोनों साइड। ओके, ये सेंटर ऑफ मास बताया था, मतलब ये हम c लिख सकते हैं। अब इस रॉड के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके देना है। तो लिखे सपोज सी इज द मास, सॉरी इज द सेंटर ऑफ मास। ओके, और सेंटर ऑफ मास से ये लेंथ कितनी होगी l/2। क्लियर? तो हम सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं आई डैश करके एक पोर्शन के लिए, इस यहां से इस पोर्शन के लिए, तो क्या लिखेंगे mr² की जगह क्या लिखेंगे m/2, लेंथ क्या होगी l/2 होल स्क्वायर। इस पोर्शन के लिए मास m/2, लेंथ फ्रॉम सेंटर l/2, या रोटेशनल एक्सिस क्या होगा, तो ml²/8, क्योंकि 2² 4 into 2 मतलब क्या हो जाएगा 8। क्लियर? पूरे रॉड के लिए कैलकुलेट करना है, तो I इज इक्वल टू 2I डैश, इसके लिए I डैश, इसके लिए भी I डैश, 2 into ml²/8, and that for answer is ml²/4, ml²/4। तो इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट करके हमको दिया। क्लियर? डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसमें जो रॉड था वो मासलेस की मास नहीं थी, यहाँ जो रखा है m/2, इधर भी क्या रखा है m/2। सिस्टम के लिए जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से एक्सिस पास होगी, दो ऑब्जेक्ट दिए, दोनों की मास आपको गिवन दी, दोनों के लिए लेंथ भी दे दी गई है, ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से आपको लेंथ दे दी गई है। तो इसका मतलब कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन के लिए कैलकुलेट करके दिया। हाँ, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि सपोज डायरेक्टली आप I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 तो भी चलेगा। इस पोर्शन के लिए मास क्या होगी m/2। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर या डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस l/2 होल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर सेकेंड, mass is m/2, length from rotational axis is l/2 whole square, and therefore so ml²/8 plus ml²/8, so total 2ml²/8, so answer is ml²/4। तो ये मेथड भी चलेगी, दर्पण में दिया ऐसा नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल बताया किस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो 46 नंबर में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 46 जो हमने पढ़ा, इसमें कोई डाउट? आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टॉपिक पूरी कंप्लीट कर देंगे। है कोई प्रॉब्लम इसमें? पढ़ लो वरना। नो सर। क्योंकि कुछ ज्यादा है ही नहीं इसमें। ओके, 47 नंबर चेक करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिमिलरली रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन आप चेक करो, आपके पास जो टेबल है 447 नंबर पे जो टेबल है, उस टेबल के अंदर दो कॉलम दिए हैं। ओके, पहले जो बताया वो बॉडी कौन सी होगी, सेकेंड रोटेशनल एक्सिस कैसे पास होगी, उसके बाद डायग्राम दिया, और डायग्राम के बाद उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बाद में के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, ये मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, ये दोनों कॉलम दिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, अब रेडियस ऑफ गायरेशन हमको कंप्लीट करके देना है। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए उन लोगों ने आपको एक रिजिड बॉडी ड्रॉ करके दी है।
सपोज एक सिंपल रिजिड बॉडी, ये रोटेशनल एक्सिस होगी, उन लोगों ने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट इसमें पार्टिकल्स है। सपोज यहाँ पार्टिकल मास m1, डिस्टेंस r1, m2 डिस्टेंस r2, r3, rn कुछ भी बता सकते हैं। इधर मैंने बताया m3, सो r3, mn, जो डिस्टेंस क्या होगा rn। मतलब इस सिस्टम के अंदर टोटल n पार्टिकल, और जितने भी पार्टिकल्स है, ओके, सभी पार्टिकल के लिए m1, m2, m3, m4 ऐसा हमने लिख के दिया। लेकिन आप चेक करो कि जितने पार्टिकल, सभी पार्टिकल की मास तो इक्वल ही होगी। सभी पार्टिकल के लिए मास क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो लिखा है as a measure of the way in which the mass of a rotating rigid body is distributed with respect to the axis of rotation, a new parameter is called the radius of gyration. So again, the radius of gyration, this is related to the moment of inertia and the total mass of a body, related with the moment of inertia। और सेकंड क्या लिखा, टोटल मास ऑफ बॉडी। ओके, उसके बाद बताया रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट गिवन एक्सिस, पार्टिकल हैविंग ए मास m। ओके, देखो इधर इसमें m1, m2, m3 लिख के दिया, लेकिन m1, m2, m3 अप टू mn सबके लिए इक्वल मास है, वो कितना है, m जितना। अब समझो इसके लिए मास m, सबके लिए मास m होगा, सो टोटल मास ऑफ अ गिवन रिजिड बॉडी is nm, is called nm। okay, now moment of inertia of given object, so mr1 square, mr2 square, mrn square। अब m1, m2, m3 ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि सभी के लिए उसने क्या बताया, सबके लिए इक्वल मास है, सब पार्टिकल की मास इक्वल, सो मतलब m m m ऐसा लिख सकते हैं। सो mr1 स्क्वायर, mr2 स्क्वायर, mrn स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन को सपोज हमने n से मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड, नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करना है, तो क्या लिखेंगे, m इंटू n, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। देखो m कॉमन निकाल दिया, m इंटू n बाहर रख दिया, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर तो rn स्क्वायर डिवाइड बाय n। बट m into n is a mass of a given rigid body। okay, now in bracket r1 square plus r2 square up to rn square, so number of terms in numerator total n, सबको हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय n, जितने ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करना और डिवाइड बाय n। इसका मतलब क्या होता है, एवरेज फाइंड किया। इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो कैलकुलेट किया वो क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो उन लोगों ने लिखा इज कॉल्ड m के स्क्वायर, k इज इक्वल टू, यहाँ k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, rn स्क्वायर डिवाइड बाय n होल रेस टू 1/2, होल रेस टू 1/2। k is the radius of gyration, so I is equal to mk square। the relation between k आपको डिटरमाइन करना था इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना इक्वेशन है कि k is equal to r1 square, r2 square up to rn square डिवाइड बाय n। ओके, इसको एवरेज r स्क्वायर भी लिखा जाता है, एवरेज r स्क्वायर। ओके, रेस टू 1/2। एवरेज का मतलब सभी r स्क्वायर आपने ऐड किए उतने ही ऑब्जर्वेशन थे, डिवाइड बाय n। ओके, तो k इज एवरेज r स्क्वायर भी लिखा जाता है। क्लियर? The radius of gyration of body about the axis is defined as the distance from the axis of a mass point whose mass is equal to, चलो ये चलेगा, पहले आप इतनी फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब मैं सिखा दूंगा। एक चीज और भी है कि सपोज आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सभी फॉर्मूला याद रहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो रेडियस ऑफ gyration की फॉर्मूला अपना आप याद हो जाएगी। एक सिंपल चीज बता रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल I is equal to mk square।
Now the moment of inertia of a solid sphere is 2 by 5 mr square, and that is equal to mk square. So m cancel. So now k is equal to root 2 by 5 r. चेक करो 447 नंबर के टेबल में मिलेगा. रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर हो गया. इसके लिए जरूरी क्या था, आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला पता चलनी चाहिए. ओके, अभी होलो स्फीयर होता तो क्या होता, I is equal to mk square. I equal to 2/3 mr square. 2/3 mr square is equal to mk square for hollow sphere. So k is equal to, तो देखो टेबल के अंदर यही फॉर्मूला सब लिख के दी है. इसका मतलब आपको सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला एक बार याद रह जाएगी तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन वाली फॉर्मूला अपने आप फाइंड कर सकते हैं. क्लियर. तो उसको एक बार फटाफट पढ़ लो. कौन सा 47 नंबर. एक्सप्लेन द रेडियस ऑफ डायरेक्शन. राइट शॉर्ट नोट ऑन द रेडियस ऑफ डायरेक्शन.
डन सर। ओके, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रहता है, सो रेडियस ऑफ गायरेशन आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, आपने पढ़ा होगा, इससे मिला होगा कि यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज ओनली लेंथ। यहां से चेक करो कि सपोज के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाय एम एंड के इज इक्वल टू रूट आई अपॉन एम, रूट आई अपॉन एम। आई के लिए हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर, एम मतलब मास मतलब केजी, केजी केजी कैंसल, सो स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका मतलब के की यूनिट होती है मीटर, लेंथ की डायमेंशन मतलब L1, M0 सॉरी M0 L1 T0, ये इसकी डायमेंशन फॉर्मूला बनेगी रेडियस ऑफ गायरेशन। ज्यादा यूज नहीं, लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंस है हमको पता चलनी चाहिए, जिससे काम हो जाना चाहिए। ओके, इसका मतलब आपको 46 एंड 47 ये दो क्वेश्चन लिखने हैं, 48 भी नहीं लिखना है। 48 से लिखा था राइट द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मैकेनिकल जो मतलब मशीन होते हैं उसमें यूज होता है, इसमें लिखा स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन, सबके अंदर इसकी यूज क्या है। तो इसके अंदर इसलिए होता है कि इसकी स्पीड इंक्रीज होना या स्पीड डिक्रीज होते वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है, इसमें लिखा है सच टाइप ऑफ मशीन हैविंग अ डिस्क ऑफ वेरी लार्ज इनर्शिया कॉल्ड ए फ्लाईव्हील, इसको फ्लाईव्हील की बताया जाता है। और बात है कि फ्लाईव्हील रेजिस्ट द सडन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल, सडन इंस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब वो पॉसिबल नहीं है ज्यादा इनर्शिया होगा तो। ये सिंपल से L इज इक्वल टू आई ओमेगा, मेन फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। क्लियर, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये कम होगा, ये वैल्यू क्या कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो इसका मतलब और एक चीज आगे लिखा है, L इज इक्वल टू आई तो है आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाय आर। इसका मतलब वेलोसिटी पे बहुत कम डिपेंडेंट रहेगा, ये वैल्यूएशन वेलोसिटी पे बहुत कम डिपेंडेंट रहेगा। इसका मतलब जब लार्ज इनर्शिया होता है तो वेलोसिटी का डिफरेंस जो है इन सडनली इंक्रीज या डिक्रीज वो पॉसिबल नहीं होता, और इसलिए उसको कैलकुलेट किया जाता है, या जहां लार्ज मोमेंट और इनर्शिया होती है वहां ये फिनोमेना ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेट की जाती है। मतलब ये भी लिखने की जरूरत है, सिर्फ याद रखेंगे कौन सा 48 भी लिखना नहीं है, 46 47 ओनली। हाँ, लेकिन जो टेबल दिया 447 पेज पे जो टेबल दिया इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जितनी फॉर्मूला है वो याद रहनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि उसके भी सपोज न्यूमेरिकल या एमसीक्यू स्टार्ट किया पूछेंगे, चलो होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, होलो सिलेंडर के लिए, तब सपोज फॉर्मूला याद नहीं रही तो कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होगा। ओके, अब उसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ी जो मतलब दो पॉइंट्स दिए, दो थियरी दी होगी या दो थियरम ऐसा लिख के दिया है, दो थियरम है, दो थियरम से हम इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उसके बाद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप देखो एक रिजिड ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दी, उन्होंने बताया कि ये इसके लिए एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई है और ये दोनों को परपेंडिकुलर ये जेड है। ओके, ऑब्जेक्ट के लिए मास एम। ओके, अब उन लोगों ने बताया कि सपोज आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए क्या होगा कि सपोज आपको आईजेड कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस फॉर गिवन ऑब्जेक्ट, तो आप आई एक्स और आई वाई ऐड करेंगे, आई एक्स वाई। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जिसके लिए मास m और रेडियस r, मास m और रेडियस क्या होगी r। सपोज इसी डायरेक्शन के अंदर मैंने x लिया,
ये y, और ये परपेंडिकुलर जो है कौन सा है, z। परपेंडिकुलर जो है वो z है, ये x होगा, ये y और ये z। ओके, अब आप 447 नंबर पेज निकालो, 447 नंबर पेज, और वहां सर्कुलर डिस्क के लिए एनी डायमीटर ऐसा लिख के दिया है, चेक करो। फिफ्थ नंबर का 447 नंबर पेज दर्पण में पहले लिखो, और फिफ्थ नंबर वाली डायग्राम चेक करो। इसी तरह की है, देखो सर्कुलर डिस्क है और यहाँ से एक्सिस पास हो रही है, तो एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला कौन से लिखेंगे, 1/4 mr²। इसके लिए भी क्या होगा, 1/4 mr²। डायमीटर की डायरेक्शन में जितनी भी एक्सिस है सबके लिए 1/4 mr² होगा। मतलब इसके लिए 1/4 mr², इसके लिए 1/4 mr²। ये तो डिफरेंट चीज है, z एक्सिस जो पास होगी तो इस तरह से होगी। ओके, और उसके लिए तो ऊपर फॉर्मूला लिखिए, चेक करो, इसके ऊपर फॉर्मूला लिख के दिए। तो अभी हम चेक करें, IZ कैलकुलेट करना है तो IX और IY ऐड करना है। IX कितना है, 1/4 mr², IY कितना है, 1/4 mr²। So 2 mr²/4, so आंसर इज 1/2 mr²। तो आ गया। सर्कुलर डिस्क के लिए इस तरह से जब एक्सिस पास होती है तो आंसर होती है 1/2 mr²। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो हमने पढ़ा, लेकिन इसी एग्जांपल भी लिखे। सपोज सर्कुलर डिस्क है, यहाँ से x पास होगा, यहाँ से y पास होगा, दोनों डायमेंशन सर्कुलर डिस्क है। सपोज इस तरह से ये x पास हुआ, इस डायरेक्शन में y पास हुआ, तो z इसको परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, तो जो फिफ्थ नंबर डायग्राम दी है 447 में, फिफ्थ नंबर डायग्राम वो x और y के लिए है, और 4 नंबर की जो दी वो परपेंडिकुलर इस तरह से है। तो पहले एक बार आप ये क्वेश्चन कौन सा था वो कंप्लीट कर दो, 49 नंबर एक बार आप कंप्लीट कर दो।
Done, sir. Yes, sir. Okay. देखो पहले जो कंप्लीट किया वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम था, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि सपोज ये दोनों तो ऑब्जेक्ट के अंदर है, लेकिन यही एक्सिस ऐसी थी जो ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वर्ड क्यों यूज किया कि ऑब्जेक्ट सपोज इस तरह से है, उसको परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास होती है, परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो ये दो एक्सिस की एडिशन करनी पड़ेगी, आई एक्स प्लस आई वाई। ओके, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आई जेड दे दिया, आई जेड दिया तो आई एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई वाई प्लस आई जेड भी लिख सकते हैं। सपोज आपको आई वाई कैलकुलेट करना है, आपके पास आई एक्स और आई जेड है, तो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो 49 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर? इसमें ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता है एमसीक्यू में और न्यूमेरिकल में वो 50 नंबर वाला क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव। कौन सा? थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो डायग्राम थोड़ा और उन्होंने ड्रा करके दे, मैं आपको बताऊं किस तरह। सपोज हम इस तरह की रिजिड बॉडी है, और ये जो रिजिड बॉडी है उसके अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं। सेंटर ऑफ मास, जस्ट अ मिनट।
ओके, अब लास्ट एक क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमने स्टार्ट किया था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैंने जो रिजिड बॉडी ड्रॉ करके दी, इसमें सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास से जो भी एक्सिस पास होगी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आईसी लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर है और वहां से जो एक्सिस पास होती है उसके लिए क्या लिखेंगे, आईसी। अब सपोज मान लो कि मैंने एक और एक्सिस यहाँ कंसीडर की, ये इसको पैरेलल है, ये इसको क्या है, पैरेलल, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला होती है I इज इक्वल टू IC प्लस md स्क्वायर, m मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया with respect to rotational axis passing through center of mass, d perpendicular distance between two axes, okay। तो I is equal to IC plus md स्क्वायर से md लिखो, डिस्टेंस a लिखो तो a होगा, डिस्टेंस r लिखो तो r भी होगा, ओके। सो I is equal to IC plus md स्क्वायर से कंप्लीट हो जाएगा। अब सपोज मान लो ऐसी कोई और एग्जांपल आपको चेक करनी है, तो वही सर्कुलर डिस्क लेते हैं, ओके। सेंटर ऑफ मास से पास होगी तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आईसी। एक और एक्सिस यहां से पास हो रही है, जिसके लिए क्या लिखेंगे, आई, ओके। मास क्या होगा, एम, तो लिखेंगे आई इज इक्वल टू आईसी प्लस एम डी स्क्वायर। अब मुझे बताओ आईसी की वैल्यू क्या होगी, तो 447 नंबर पेज के अंदर, 447 नंबर पेज के अंदर आपको फोर्थ वाली डायग्राम इस तरह की है, और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन लोगों ने लिख के दिया हाफ mr स्क्वायर प्लस m, d मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो ये डिस्टेंस तो रेडियस जितना होगा, सो 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, सो आंसर इज 3/2 mr स्क्वायर। तो इस टाइप की एमसीक्यू हमको होती है। सपोज स्फीयर के लिए पूछा, सिमिलर स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर, यहाँ रोटेशनल एक्सिस, सर यहाँ एक्सिस है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो क्या करना है, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ड्रॉप, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, आईसी, मास ऑफ स्फीयर m, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू r, तो फॉर्मूला होती है IC प्लस md स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC, तो 447 नंबर पेज के लिए सॉलिड स्फीयर में लिखा है 2/5 mr स्क्वायर प्लस m, d मतलब डिस्टेंस, तो r स्क्वायर, तो एडिशन होगी 7/5 mr स्क्वायर। अब सपोज आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप रेडियस ऑफ गायरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, हमने मोमेंट इनर्शिया कंप्लीट कर दिया। सपोज रेडियस ऑफ गायरेशन पूछते तो हम क्या करते हैं, यहाँ आगे लिखा हुआ I is equal to 3/2 mr square, that is equal to mk square, m cancel, so k is equal to √3/2 r, ये इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो I is equal to 7/5 mr square, 7/5 mr square is equal to mk square, m cancel, so k is equal to √7/5 r। तो दोनों थ्योरम आज कंप्लीट किए, सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। तो एक बार पूरा कंप्लीट कर लेना है। होमवर्क में जो लिखना है वो क्वेश्चंस में फिर से आपको बता रहा हूँ, 46, 47, 49 एंड 50, 46, 47, 49 और 50, लेकिन चारों एक बार पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 51 नंबर क्वेश्चन पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ लिखना है, सिर्फ आपको 3 इक्वेशन लिखना है। कौन कौन से 3 इक्वेशन,
जैसे हमने पहले वो फॉर्मूला थी v इक्वल टू वी जीरो प्लस के टी, x इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ के टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। सिमिलर रोटेशनल मोशन में पहले लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा डी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। बस सिर्फ तीन फॉर्मूला जैसे लीनियर मोशन में थी, सिमिलरली रोटेशनल मोशन में होती है। क्लियर? ये कंपैरिजन उन लोगों ने 51 में दिया है, लेकिन फिर भी वो 51 लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये 4 क्वेश्चन लिखेंगे। एक चीज और पढ़ेंगे कि आपको कंपेयर करके लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दिया है। ओके, डिस्प्लेसमेंट x होगा तो उधर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वेलोसिटी dx अपॉन dt तो उधर d थीटा अपॉन dt। ओके, वो टेबल एक बार लर्न कर लेना, लेकिन लिखने वाली बात सिर्फ ये 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन होमवर्क में सबमिट कर देना है। क्लियर? लेकिन रेगुलरली होमवर्क सबमिट करना है। आज से लिस्ट चेक करना पड़ेगा किन किन लोगों ने होमवर्क सबमिट किया। ओके, होमवर्क कंपलसरी सबमिट, नेक्स्ट से बाद में करेंगे। जो होमवर्क सबमिट नहीं करे उसको अटेंड मत करो, एडमिट ही नहीं करेंगे। इससे पहले होमवर्क कंप्लीट करना है। आज चारों ही लिख के देना। नेक्स्ट लेक्चर से पूरी टॉपिक चेंज हो जाएगी। रोटेशनल मोशन में वर्क कैसे कैलकुलेट करना होता है वो शुरू करेंगे। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टॉपिक कंप्लीट हो रही। ओके, तो आज इतना ही रखेंगे। ओके सर।